वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ इक्विलिब्रियम का दूसरा लेक्चर डिस्कस करने के लिए आए हैं। इक्विलिब्रियम के फर्स्ट लेक्चर में आपने इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट के बारे में अंडरस्टैंड किया कि इक्विलिब्रियम जो है वो कौन से प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करता है, फिजिकल प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करता है और केमिकल रिएक्शंस को भी इन्वॉल्व करता है। तो कल के वीडियो में आपने बेसिकली फिजिकल प्रोसेसेस के बारे में ही पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा था। मतलब आपने जो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व पढ़ा था वो फिजिकल प्रोसेसेस के रिगार्डिंग ही पढ़ा था। आपने उसमें कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में उसको टच नहीं करा था। तो फिजिकल प्रोसेसेस वाले इक्विलिब्रियम के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम पे जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। जैसे कल आपने एक्सपेरिमेंट करा था कि वाटर इवेपोरेट करता है तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया था, है ना? और तो कुछ जो नज़र आने वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप फ़ील कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। और दूसरा करैक्टरिस्टिक इसका ये है कि इक्विलिब्रियम अगर किसी इक्विलिब्रियम के प्रोसेस में कोई गैस इन्वॉल्व्ड है तो उसको क्लोज्ड वेसल में ही करना चाहिए। नहीं तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा क्योंकि गैस जो है वो तो बाहर चली जाएगी कंटेनर से। तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा या बैकवर्ड प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर होता है, यानी कि इसमें कल मैंने बताया था कि दो अपोजिंग प्रोसेसेस होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। जब ये इक्वल रेट पे होते हैं, इक्वल स्पीड पे होते हैं, तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इज़ डायनामिक इन नेचर। फिर हम चौथी करैक्टरिस्टिक में ये बोलेंगे कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है डिफरेंट रिएक्टेंट की और डिफरेंट प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाती है, किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और इक्विलिब्रियम पे एक एक्सप्रेशन हमें देना होता है, प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करना है इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे कि एग्जांपल है, मैंने कल सोडा वाटर बॉटल की आपको एक एग्जांपल दी थी। तो मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें होती है ऊपर वाले स्पेस में। तो ये अज्यूम कर लीजिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो खाली स्पेस छोड़ा होता है ना सारी वो सोडा वाटर की बॉटल्स में या जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं उनमें ऊपर खाली स्पेस छोड़ा होता है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। और जो सॉल्यूशन होती है यानी कि जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है। तो जो लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस कह दिया। और जो ऊपर होती है सॉल्यूशन के ऊपर होती है यानी कि कोल्ड ड्रिंक के ऊपर होती है, जो आप पीते हो उसके ऊपर जो खाली स्पेस होती है वहाँ पे जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो एक्वस फॉर्म में नहीं होती। इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है और इनका जो जनरल एक्सप्रेशन ये होता है कि ऊपर आपने प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेनी होती है। प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दिस इज कांस्टेंट, CONST डॉट कांस्टेंट, स्पेस नहीं था, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक्सप्रेशन सारे इक्विलिब्रिया के लिए एप्लीकेबल है जिनमें फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं या जिनमें केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। आई एम श्योर कि जो मैंने ये 5 आपको करैक्टरिस्टिक्स करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ लग गए होंगे। गॉट इट बच्चा?
अच्छा, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रिया इन केमिकल प्रोसेसेस, यानी कि हम फिजिकल प्रोसेसेस को अब साइड पे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब ज़रूरत पड़ेगी तो ऑफ कोर्स यूज़ करेंगे। अब हम इक्विलिब्रिया को केमिकल प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन थर्मोडायनामिक्स के रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन से डिफरेंट है। तो वहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में जब रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन करवाते हैं तो आप ये डेफिनेशन लिख देते हो जो आपने लोअर क्लासेस में रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन सीखी होती है। तो क्या होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ना कि सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स देते हैं अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस, बट प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट दे देते हैं अंडर सेम कंडीशंस। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। मैं रिपीट कर देता हूँ। कुछ सर्टन स्पेसिफिक कंडीशंस में ना कि सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट्स देते हैं, बल्कि प्रोडक्ट्स भी उन्हीं स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशन में रिएक्ट करके हमें बैकवर्ड रिएक्शन से रिएक्टेंट दे देते हैं। जो अगला रिएक्शन होता है जिसमें आपको प्रोडक्ट मिलता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, पीछे भी आपको बताया था। और जो पिछला रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करके आपको रिएक्टेंट देते हैं वो कौन सा रिएक्शन होता है? बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, आयरन जो है उसको क्लोज्ड कंटेनर में लेके स्टीम को पास करना है। आपको मैग्नेटिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्लोज्ड कंटेनर में क्यों करना है? हमने अभी अभी पढ़ा था इक्विलिब्रिया इन फिजिकल प्रोसेसेस में, अगर प्रोसेस में गैस इन्वॉल्व है तो इसको क्लोज कंटेनर में करना चाहिए। लेट अस अज्यूम कि आप इसे क्लोज कंटेनर में नहीं करते, फिर तो प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन गैस है ये तो वेपराइज मतलब बाहर निकल जाएगी, चली जाएगी। तो फिर अगर ये चली जाएगी तो सर ये और ये आपस में रिएक्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन कैसे करेंगे? इसका मतलब ये क्लियर बात है कि अगर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन करना है जिसमें आपको इक्विलिब्रियम भी अगर आप अटेन करना चाहते हो, तो अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं, गैसेस हों या सॉलिड इन्वॉल्व हों, रिएक्शन बैकवर्ड तभी होगा जब सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट आपके पास हों। अगर कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी प्रोडक्ट छूट जाता है तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि Fe3O4 और हाइड्रोजन जो है अगर क्लोज कंटेनर में होंगे तभी बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको हीट करने पे फॉरवर्ड रिएक्शन में ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। क्लोज कंटेनर में कीजिएगा, अगर ओपन कंटेनर में करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो उड़ जाएगी, चली जाएगी, ठीक है, इवेपोरेट कर जाएगी। अगर क्लोज कंटेनर में करते हैं तो वहीं पे रहेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दोबारा से आपको कैल्शियम कार्बोनेट दे सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, PCl5 गैस है, PCl3 भी गैस है, Cl2 भी गैस है। ये सारी गैसेस हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन तभी पॉसिबल, बैकवर्ड रिएक्शन भी तभी पॉसिबल है अगर आप इसे क्लोज कंटेनर में करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन भी तभी पॉसिबल है क्योंकि PCl5 को डिकम्पोजिशन हो रही है, इसकी ये डिसोशिएट कर रही है, तो गैस है, क्लोज कंटेनर में लोगे तभी तो ये इसमें और इसमें ब्रेक करेगी ना, तभी तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर क्लोज कंटेनर में नहीं लोगे तो फिर क्या होगा? PCl5 ही नहीं आपके पास होगा, चिड़िया उड़ जाएगी।
जब चिड़िया उड़ जाएगी तो फिर आपको PCl3 और Cl2 कहाँ से मिल जाएगा? ये नहीं कि पेपर में आपने चिड़िया उड़ जाएगी, आपने कहना कि हमारे सर ने कहा था कि PCl5 को चिड़िया उड़ गई, ये बोला था, तो हम यही लिख के आएँगे। नो, बच्चा आपको वैसे ही बताया है एग्ज़ाम्पल के तौर पे। रिवर्सिबल रिएक्शन तभी पॉसिबल हैं, दोबारा से बता रहा हूँ, कि अगर उनमें गैसेस इन्वॉल्व्ड हैं तो उनको क्लोज कंटेनर में करना चाहिए। ये नोट में लिखा हुआ है, ठीक है? और एग्जांपल है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट और एक तरह से लास्ट चैप्टर ही होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उसमें आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे ये नाम जो हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ पे एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करके हमें इथाइल एसीटेट दे रहे हैं, साथ में वाटर दे रहे हैं, ठीक है? तो इसमें तो कोई गैस इन्वॉल्व नहीं है, तो फाइन इनफ, you can do this reaction in even in the open container also, and this reaction you have studied in the 10th standard, esterification reaction, जिसमें फ्रूटी स्मेल आती थी एस्टर की। तो ये इथाइल एसीटेट आपका एस्टर है। याद आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा याद मेरे ख्याल से। ये रिएक्शन आप 10th स्टैंडर्ड में करके आए हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम के बाद हमारे पास जो लास्ट चीज़ बचेगी करने वाली, वो हमारे पास होगी डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको मतलब कि 1.5 मंथ अप्रॉक्सीमेटली अगर आराम से करें, जल्दी जल्दी करें तो मैं तो 20 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में भी करवा दूँ। लेकिन आराम से अगर कराऊँगा तो 40 डेज़ के आसपास तो लग ही जाएंगे आपको ऑर्गेनिक करते करते। वो हम इक्विलिब्रियम के बाद करेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऑब्वियसली इरिवर्सिबल रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता। जैसे ये मैग्नीशियम गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो है सेम कंडीशन में रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं देता। अगर सेम कंडीशन में मतलब जिन कंडीशन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया था, उन्हीं कंडीशन में मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसोशिएट करके आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन नहीं दे रहा, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है। इस तरह के रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अगली एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट ही मिल जाते हैं, तो ये सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन सिमिलर कंडीशन में नहीं देते, तो इसका मतलब कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और भी डिटेल में पढ़ना चाहें तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप एक रिएक्शन अज्यूम कर लीजिए जिसमें रिएक्टेंट हैं ए और बी, ये रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट सी और डी दे रहे हैं। जब टाइम टी जो है ज़ीरो है, यानी कि रिएक्शन अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी और सी और डी जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो होगी, यानी टाइम ही ज़ीरो है, ठीक है? जैसे जैसे टाइम बीतेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, सी और डी रिएक्ट करके आपको सिमिलर कंडीशन में ए और बी भी देते जाएंगे, और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे ए और बी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी और डी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। जब दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, सच अ स्टेट ऑफ रिएक्शन is called as chemical equilibrium. I'm sure this is clear to you. Clear? अब हमने पढ़ना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे, अब हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। काफ़ी हद तक मिलते हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी इसमें। पहला करेक्टरिस्टिक है
कि केमिकल इक्विलिब्रियम में या इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पे हमने बताना है कि इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का वो इक्वल हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक इन नेचर। क्या कहते हैं? डायनेमिक इन नेचर। और इसके ऊपर सेकंड के बाद हम थर्ड करेक्टरिस्टिक पे बाद में जाएंगे। पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि हाउ विल यू प्रूव डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम की डायनेमिक नेचर को कैसे प्रूव करोगे? मैंने इसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से बताया है। वैसे तो जब इक्विलिब्रियम केमिकल रीच करते हैं, अचीव होता है, तो जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि कलर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वो कांस्टेंट हो जाती हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, आर स्टैंड फॉर रिएक्टेंट, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल हो जाती है या कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट इज अ साइंटिफिक वर्ड। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस को कंटेनर में लीजिए, क्लोज कंटेनर में। ये कलरलेस गैस होती है। आयोडीन गैस पर्पल होती है। तो जब टाइम ज़ीरो है तो ये दोनों को मिक्स करोगे तो ये पर्पल कलर ही नज़र आएगा। जैसे जैसे रिएक्शन बीतेगा तो पर्पल कलर जो है ना वो कम होता जाएगा। ठीक है? फिर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो कलरलेस है। फिर प्रोडक्ट ने रिएक्ट बैक करके आपको हाइड्रोजन और आयोडीन दे देना है। ठीक है? तो जब प्रोडक्ट ने रिएक्ट बैक करके आपको हाइड्रोजन और आयोडीन दे देना है तो इसका मतलब कि कलरलेस से फिर से ये थोड़ा-थोड़ा पर्पल हो जाएगा। मतलब कि पहले जब टाइम ज़ीरो होगा ये डार्क पर्पल होगा। जब टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम पर्पल कलर थोड़ा इसकी इंटेंसिटी कम होगी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक कलर ऐसा आएगा जो ना कलरलेस होगा ना पर्पल होगा, मतलब उसके बीच में होगा। मतलब पर्पल कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, अंडर सिमिलर कंडीशन प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके आपको क्या दे रहे हैं? रिएक्टेंट दे रहे हैं। गॉट इट? मैं और एग्जांपल्स आपको करवाता हूँ। मेरे पास है फेरिक क्लोराइड, समझ लीजिए। वहाँ से मैंने फेरिक पकड़ लिया, ये येलो कलर का होता है। इसको मैंने पोटाशियम थायोसाइनेट में डाल दिया, ये कलरलेस होता है। तो जब टाइम ज़ीरो है तो ये येलो कलर का ही होगा। जब टाइम बीतेगा तो ये कौन से कलर का हो जाएगा? रेड कलर थोड़ा-थोड़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम रेड कलर भी थोड़ा डिक्रीज़ करता जाएगा और कलर रेड और येलो के बीच में आ जाएगा। यानी कि जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्ट करके सिमिलर कंडीशन में आपको रिएक्टेंट दे रहा है। ठीक है? तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे इनका कलर जो है येलो और रेड के बीच में आ गया है। ये जो रिएक्शन है पर्टिकुलर, इसका मतलब कि ये डायनेमिक इन नेचर है। रिएक्शन जो है केमिकल डायनेमिक इन नेचर है। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। गॉट इट बच्चा? I'll give you more example, don't worry. पहले मैं थर्ड करेक्टरिस्टिक एक और आपको बता दूं। दो करेक्टरिस्टिक मैंने बता दिए। थर्ड करेक्टरिस्टिक में मुझे ये बताना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम को आप ये हम पहले बता चुके हैं। आप तभी ऑब्टेन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को अगर रिएक्शन में कोई गैस है उसे बाहर ना जाने दें, और अगर सॉलिड है उसे सेपरेट आउट ना होने दें। मतलब सॉलिड सेपरेट आउट ना हो जाए। जैसे अ, गैस वाली तो बड़ी एग्जांपल्स हो गई मेरे ख्याल से। गैस वाली तो बहुत एग्जांपल हो गई, ये एग्जांपल ही ले लो चलो।
आयरन और स्टीम, मैग्नेटिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो गैस को बाहर नहीं जाने देना। मैं अब आपको एक सॉलिड वाली एग्जांपल दे रहा हूँ कि सॉलिड को भी सेपरेट आउट नहीं होने देना। अगर सॉलिड सेपरेट आउट हो गया तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और KCl हैं, जब ये रिएक्ट करेंगे सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, साथ में KNO3 मिल जाएगा। सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट हैं तो ये बीकर के नीचे बैठ गए हैं और ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन सिमिलर कंडीशन में नहीं होगा और जो है बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा और इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। और क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड हुआ ही नहीं है तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। तो इक्विलिब्रियम को तभी अटेन किया जा सकता है इफ नन ऑफ द प्रोडक्ट इज अलाउड टू एस्केप आउट एज गैस सेपरेट आउट। गॉट इट? नंबर 4 पे केमिकल इक्विलिब्रियम को आप किसी भी डायरेक्शन से अटेन कर सकते हैं, फ्रॉम द साइड ऑफ रिएक्टेंट और फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोडक्ट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑब्टेन किया जा सकता है ईदर फ्रॉम द साइड ऑफ रिएक्टेंट और फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोडक्ट। जो डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस है ये कलरलेस होती है। ये बल्ब ए है, बल्ब ए के अंदर N2O4 गैस है और ये कलरलेस है। इसको आइस में रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर पे। एक आपने बल्ब बी लिया है, उसमें आपने NO2 गैस ली हुई है। ये रेडिश ब्राउन कलर की है, मैंने इसे रेडिश ब्राउन कर दिया है और इसको आपने उबलते हुए पानी में यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि NO2 गैस जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे है और N2O4 गैस जो है आइस में फ्रोज़न करी हुई है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप पता क्या कीजिए, इसको पकड़ा, इस कंटेनर में रख दिया। इसको पकड़ा, बल्ब बी को इस कंटेनर में रख दिया। अब इस कंटेनर में क्या है भाई? इस कंटेनर में पानी है जो कि 298 केल्विन टेम्परेचर पे है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये जो N2O4 है ये NO2 में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसमें थोड़ा थोड़ा गुलाबी रंग आना शुरू हो जाएगा और ये 100 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए हैं तो इसका रंग जो है थोड़ा फीका पड़ना शुरू हो जाएगा, इंटेंसिटी डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी और क्योंकि ये बैकवर्ड रिएक्शन इसमें होना शुरू हो गया है, इसका रंग थोड़ा फीका होना शुरू हो जाएगा और दोनों बल्ब्स में ए और बी में जो कलर है वो एक जैसा हो जाएगा। यानी कि हमने अगर 0 डिग्री सेल्सियस से इस बल्ब को 25 डिग्री सेल्सियस में लेकर के जाएंगे तो N2O4 NO2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर NO2 भी है, N2O4 भी है, जिसकी वजह से इसका कलर आना शुरू हो गया और इसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस में लेके आएंगे तो इसमें थोड़ा कलरलेस यानी कि N2O4 गैस आनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से इसका कलर भी ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे अटेन की गई है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे अटेन की गई है और इसका कलर जो है दोनों कंटेनर में पेल ब्राउन है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? ठीक है, तो ये नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो लास्ट इसका जो पॉइंट है केमिकल इक्विलिब्रियम का, जो करेक्टरिस्टिक है, जो कैटलिस्ट है, वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। तो आई एम वेरी श्योर कि मैंने जो आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। हाँ ठीक है, वीडियो को आप एक या दो बार देख सकते हैं और आई एम श्योर द लेक्चर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू।
In case of any doubt, you can definitely ask to me. So guys, shall we call it a day? I hope कि आपको second lecture of equilibrium is very clear to you. And with this, we call it a day. Thank you very much. Love you all. Have a great day, guys. In case you wanted to connect me, the right time is आफ्टर 6:30। 6:30 के बाद आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट डे, लव यू।